टेस्ट ही तो इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर को ऑब्सेंट मत रहो अभी, समझेगा नहीं बीच में से। हाँ, चैप्टर बीच में से समझेगा नहीं, गारंटी मैं नहीं लेता बीच में से समझेगा तो तुमको। चलो क्या बात कर रहे थे हम, कि बायोटेक के लिए क्या क्या टूल्स लगेगा। एनसीईआरटी ओपन करो, कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में लिखनी है, बाकी यहाँ डायरेक्ट टिक करना है। देख बेटा, अगर तुझे करवाना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सी टेक्निक, तुझे क्या क्या लगेगा। सबसे पहले लगेगा तुझे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या लगेंगे। दूसरा क्या लगेगा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज। कौन, तीसरा कौन लगेगा, डीएनए लाइगेज, देन हाँ, और लास्ट एक बार देख लो क्या क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है देख लो बेटा एक बार। बोलो, फर्स्ट क्या लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आईएमपी है ये, क्या क्या लगेगा। पॉलीमरेज का मतलब डीएनए पॉलीमरेज। इसको जानते हैं आप, कैची को, आरी है ये, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये कौन है, वेक्टर। कौन है ये, वेक्टर। ये दिख रहा है सेल तुझे, सेल, ये होस्ट है। ये सेल कौन है, ये सेल दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये कौन है, होस्ट। ये होस्ट है, ये होस्ट है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो ऐसा है, हमें लगेगा आरी, बाद में वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं उसको, और लास्ट में कौन लगेगा हमें, होस्ट। क्या लग जाएगा, होस्ट। ओके, याद रखो इसे। नाउ पहला हेडलाइन है तुम्हारा आरी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहले क्या पढ़ना हमें, आरी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ना है पहले। इसके बारे में जो इतना बताओ मैं उतना याद रखना बेटा। ये आरी की खोज हुई थी 1963 में। आरी की खोज हुई थी 1963 में एक बैक्टीरिया के अंदर। इस बैक्टीरिया का नाम क्या था, इकोलाई। कब हुई थी खोज, कौन से बैक्टीरिया में। हाँ, तो खोज कैसी हुई थी वो देख ले, खोज हुई थी कैसे वो देख ले। ये बैक्टीरिया था जिसका नाम इकोलाई था। इस इकोलाई के ऊपर एक वायरस ने अटैक कर दिया, उस वायरस का नाम था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया, वायरस का नाम, बैक्टीरिया का नाम, सॉरी वायरस का नाम, जिसने अटैक किसके ऊपर किया, इकोलाई। और उसने क्या किया, उसके अंदर का जो डीएनए है वो डीएनए सीधा छोड़ दिया किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। बेटा ये डीएनए वायरस का है, ये डीएनए। फिर क्या हुआ, फिर मेरी बात सुन लेना। ये जीनोम है, मतलब ये जीनोम बैक्टीरिया का है। ये जीनोम किसका है, ये जीनोम किसका है, बैक्टीरिया का है। ये डीएनए किसका है, वायरस का है। अब इकोलाई के अंदर एक चीज पाई गई, इकोलाई के अंदर है ना कुछ एंजाइम मिले हमें। उस एंजाइम का नाम था आरी। क्या नाम था, इस एंजाइम ने क्या किया, आरी एक डिफेंसिव एंजाइम है। जैसे तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी होती है, तुम्हारे अंदर क्या है, किसी को मारने के लिए तुम्हारे अंदर क्या है। अब बैक्टीरिया के अंदर एंटीबॉडी तो बनेंगी नहीं, तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ चाहिए ना डिफेंस के लिए, तो उसके अंदर क्या है, आरी। ये आरी पता है क्या करेगा, पता है ये आरी क्या करेगा, पहली चीज ये पता है आरी क्या करेगा, ये बनाएगा, मतलब ये क्या करेगा, जो मिथिल ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप, इसको इस जीनोम के ऊपर अटैच करेगा, मतलब इसके ऊपर मिथिल ग्रुप अटैच करेगा। उससे क्या होगा सर, उससे जब अटैक का समय आएगा, अटैक,
तो ये जीनोम बचा रहेगा, इसके ऊपर अटैक नहीं होगा। और दूसरा जो आरी होता है, ये आरी ये सीधा वी डीएनए को कट करेगा। मतलब सुन, आरी वी डीएनए पे अटैक करके उसको मार देगा, लेकिन वो मारते वक्त ऐसा ना हो जाए कि ये जीनोम भी मारा जाए, इसलिए इसको पहले बचा के रखना है। इसको बचा के रखना है। कैसे बचा के रखना है? इसके ऊपर तूने क्या किया? कवरिंग किया। किसका? मिथिल का। मिथिल से क्या करेगा? बचेगा वो। मिथिल ग्रुप से क्या होगा? वो बचेगा। समझा? क्लियर हुआ? मिथिल से वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है, उसके ऊपर अटैक नहीं हो पाता है, या फिर ये आर्य उसको कट नहीं कर पाता, उसको साइट नहीं मिलती है कट करने के लिए। समझा तुझे? क्या किया आर्य ने बता? उसने वी डीएनए को मार दिया, मतलब वायरस के डीएनए को, और एक मिथिल ग्रुप ऐड किया किसके ऊपर, ताकि ये बचा रहे। समझा तुझे? हाँ। तो यहाँ पे लिखा है बेटा, आरी के दो फंक्शन लिखे हैं उसने। आरी के दो फंक्शन लिखे हैं। पहला, उसने ऐड किया कौन सा ग्रुप? मिथिल ग्रुप ऑन जीनोम। व्हाट इज जीनोम? जीनोम मतलब समझते हैं तुम? बैक्टीरिया का। व्हाट इज जीनोम? बैक्टीरिया का डीएनए, ताकि वो बचा रहे। और दूसरा उसने कट किया, कट ऑन वी डीएनए। व्हाट इज वी डीएनए? समझा तुझे? ये काम किया आरी ने। ऐसी खोज हुई आरी की। मतलब जब 1963 में पाया गया कि इस इकोलाई के अंदर वी डीएनए को मारा गया, सोच रहे थे किसने मारा होगा, वी डीएनए को किसने मारा होगा, तो पता चला उसके अंदर आरी नाम का कोई एंजाइम है, उसने मारा है। मतलब कोई एंजाइम है, उसने मारा है। फिर एंजाइम की खोज की तो पता चला इसका नाम उन्होंने क्या रखा? आरी रखा। एक्चुअली वो पहले एंजाइम ही था, उसका कोई नाम नहीं था, उसको नाम दिया गया बाद में। उसका नाम था, क्या रखा? आरी। क्या रखा? आर का मतलब पता है? रिस्ट्रिक्शन का मीनिंग जानते हो? व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन? रोकना। बराबर है? हाँ, ठीक है। समझा सर? कहीं टिक करना हो, लिखना हो तो लिख लो, ये आता है एग्जाम में। ये पूरा पैराग्राफ आईएमपी है। हो गया? हाँ, क्या? रेप्लिकेशन का? हाँ 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 हाँ। उसमें ठीक है, बता दो उसका आंसर। बताऊंगा। ये हो गया आपका? ये लिखना हो गया था? वहां पे उसने कटिंग किया था, वहां पे ये नहीं कि वो बैक्टीरिया जिंदा है कि वो मर गया। मतलब वहां पे इतनी सिर्फ हमें खोज करनी थी, हमें वहां पे इतनी खोज करनी थी कि बैक्टीरिया के अंदर गया कौन। समझे? उसको इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हमें उससे कोई लेन देन नहीं था। हमें सिर्फ क्या लेन देन था कि बैक्टीरिया के अंदर कौन गया। समझा मैंने क्या बोला? हमें सिर्फ क्या पता करना था कि बैक्टीरिया के अंदर कौन गया है। हु इज जेनेटिक मटेरियल? प्रोटीन गया है क्या? डीएनए गया है? ये लाइन ओपन करो। दुनिया का पहला आरी, दुनिया का पहला आरी जो खोजा गया उसका नाम क्या था? हिंटू। आईएमपी कर बेटा। दुनिया का पहला आरी जो खोजा खोजा गया था उसका नाम क्या है? हिंटू। हिंटू। हाँ। लेकिन उस हिंटू का जो रियल फंक्शन है वो करता क्या है, कैसे काम करता है, ये 5 साल बाद पता चला। मतलब पहले से उसको खोजा गया,
वो भी खोज 1963 के दौरान ही हुई थी। उसको सिर्फ पहले खोजा गया, लेकिन वो करता क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कब पता चला हमें? 5 साल बाद। कब पता चला? 5 साल बाद। लाइन टिक किया तूने? समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ। उसके बाद ध्यान दे, हिंटू कैसे काम करता है सर? हिंटू कैसे काम करता है बेटा? सुन, हिंटू कैसे काम करता है। जैसे आप एक सीक्वेंस है, ATGC GACTCTAG, ये सीक्वेंस है। तो हिंटू पहले इसको पढ़ेगा और जहां पे उसको कट लगाना है वही लगाएगा। हर जगह कट नहीं लगा सकता, जहां पे उसको कट लगाना है वही लगाएगा। सर कहाँ पे कट लगाएगा वो सुन अभी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पता है कितनी बेस है ये? 6। यहाँ कट लगाएगा, मतलब उसका जो कटिंग साइट है वो कितने बेस पेयर के बाद है? समझा मैंने क्या बोला? ये तेरे सामने बेस पेयर है या बेसिस है? कौन से बेस पेयर के बाद कट लगाएगा वो? 6 बेस पेयर के बाद। मतलब उसका जो एक्चुअली फ्रैगमेंट का एरिया है वो 6 बेस पेयर का है। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ, ये टिक कर, IMP कर, PYQ है ये। हिंटू कितने बेस पेयर के बाद कट लगा सकता है? 6 बेस पेयर के बाद कट लगा सकता है। इधर हो जाओ, हाँ उधर हो जाओ। हिंटू कब कट लगाएगा? 6 बेस पेयर के बाद। पहला आरी कौन सा खोजा गया? हिंटू। उसकी स्टडी कब हुई? आफ्टर 5 ईयर्स। इसमें से यही पॉइंट IMP है, बाकी भूल जाओ। देखो स्टेटमेंट में क्या IMP है वो खोजा करो, है ना, कुछ भी मत पढ़ा करो, बस इतना है। अब यहाँ पे 6 बेस पेयर IMP है, वहाँ पे हिंटू IMP है, 5 साल IMP है, बाकी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं तुझे। अब ये लाइन ओपन कर, ये पूरा पैराग्राफ IMP है। सर क्या बोला उन्होंने? बेटा उन्होंने ये बोला है कि हिंटू के बाद खोज जारी थी। उस खोज में पाया गया लगभग 900 प्रकार की आरी है। हिंटू के बाद कितने प्रकार की आरी है? 900 प्रकार की आरी है, जो हमने ढूंढे 230 तरह के बैक्टीरिया से। रिपीट कर, हिंटू के बाद कितने प्रकार के आरी मिले? 900। कितने बैक्टीरिया से निकाले उनको? 230 बैक्टीरिया से निकाले। ये डेटा IMP है, याद रखना, बाकी भूल जाओ, ये डेटा IMP करो। 200 प्रकार के IMP हैं, ये सॉरी 900 प्रकार के हैं सर। समझा क्या टिक किया तूने? तो ओके। बायोटेक में कुछ ही चीजें बाहर से आती है, बाकी पूरा NCERT से आता है। अब बाहर से क्या आता है मैं आपको लिख के दूंगा वो। अब ये है, मुझे बताना जरा, हम बराबर जा रहे हैं क्या? कहीं पैराग्राफ मिस तो नहीं हुआ है? हाँ, मिस नहीं हुआ ना पैराग्राफ? यहाँ पे तो टिक कर कि इसके नाम कैसे दिए जाते हैं सर। अगर कोई नाम है सर, आरी के नाम कैसे रखे जाते हैं? आरी के नाम कैसे रखे जाते हैं? उसके लिए ऑप्शन है, जैसे एग्जाम्पल इको R1, ये आरी का नाम है बेटा। किसका नाम है ये? आरी का नाम है। कैसे रखा गया? मतलब आरी का नाम कैसे रखा जाता है, क्या रूल है सर? बेटा सुनते जा। पहला रूल ये कि ई कहां से आया? ई आया जीनस से। कौन सा जीनस? यहाँ लिखा है ना, जैसे ई कहां से आया? जीनस से आया। उस जीनस का नाम क्या है? यहाँ पे लिखा है, जैसे इस जीनस का नाम क्या है? इस चेरेचिया। क्या नाम है? वहां से पहला लेटर निकाल, जीनस का फर्स्ट लेटर, जीनस का फर्स्ट लेटर, जीनस का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट अल्फाबेट। क्या नाम है जीनस का? इस्चेरेचिया। उसके बाद में सी कहाँ से आया? सीओ का मतलब होता है स्पेसीज। कौन है ये? स्पेसीज के 2 लेटर।
स्पेसिस के 2 लेटर, स्पेसिस के 2 लेटर, सर कौन से बोला है, स्पेसिस के 2 लेटर, वहां से हमने CO निकाला। उसके बाद में आता है RY, RY, सर ये RY कौन होता है बेटा, ये RY कौन होता है, जैसे ये R अलग है, RY कौन होता है, RY स्ट्रेन होता है, एक्चुअली ये पूरा नाम है, ये RY13, यहाँ पे सिर्फ R आएगा, एक्चुअली ये स्ट्रेन नंबर है, इसका पूरा नाम आता है RY13। सर ये RY13 पूरा कौन है, RY13 स्ट्रेन है, प्रजाति है वो, RY13 प्रजाति का नाम दिया, एक मॉडल का नाम दिया है। मैं तुमको लास्ट टाइम क्या बोला था, 8:30 के बाद तुम आओ मत, ऐसे से क्लास डिस्टर्ब हो जाता है बेटा। तो कल से तो याद रख, 8:30 के बाद एंट्री मत करना, कुछ भी हो जाओ, 8:30 के बाद एंट्री नहीं है तुमको, थोड़े डिसिप्लिन में रहो, 8:30 के बाद नो एंट्री। डोर लगा दे। ई को R, ये 1 कौन है सर, 1 का मतलब होता है कि इसकी डिस्कवरी पहली बार हुई थी। देखो ई को R1, ये 1 रोमन नंबर है, ये रोमन का आंकड़ा है, ये न्यूमेरिकल है, मतलब ये नंबर्स है। जैसे कि इसको पहली बार खोजा गया तो 1, सेकंड खोजा गया तो 2, कब खोजा गया, डिस्कवरी नंबर क्या है आपका, 1 2 3 4 ऐसे आता है। तो 1 क्या है एक्चुअली, ये है डिस्कवरी नंबर जो रोमन में हम लिखते हैं, समझा मैंने क्या बोला। तो इसका नाम कैसे हुआ, ई को R1, ई का मतलब जीनस, को माने स्पेसिस, R मतलब स्ट्रेन नंबर, और 1 मतलब कौन है, उसकी डिस्कवरी नंबर। समझा ये क्या था, जैसे किसी फिल्म में आता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना, ऐसे आता है ये पार्ट्स। ओके, तो ये पैराग्राफ तू टिक कर नॉमेनक्लेचर के लिए, फॉर नॉमेनक्लेचर, इसका नाम कैसे दिया गया, इसका नाम कैसे दिया गया, बस इतना याद रख। चलो वहां पे तुम्हारा पैराग्राफ हो चुका है, ये यहाँ से कुछ अलग चीजें हैं, यहाँ से कुछ अलग चीजें हैं, अभी सुनते जा बेटा, सुनते जा। जो आता है आरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो आता है न्यूक्लियस नाम के क्लासेस में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब है जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करे। व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करे, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाला। अब ये न्यूक्लियस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक का नाम है एक्सोन्यूक्लियस, एक का नाम एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का मीनिंग सुन, इसका सिंपल मीनिंग ये है, अगर तेरे पास डीएनए है, मैं डीएनए की बात करूंगा, आरएनए की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे डीएनए कट होगा, तेरे पास ये डीएनए है बेटा, डीएनए है। अब इस डीएनए को अगर तू बाहर से कट करेगा, आउटसाइड से पेरिफेरल, आउटसाइड से कट करेगा, वो भी 1 स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड कट करेगा तू, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो डीएनए कट करेगा, एक ही स्ट्रैंड कट करेगा, इट्स कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन अगर यहाँ पे तू ऐसा अरेंजमेंट करेगा जहाँ पे तू डीएनए को ब्रेक तो करेगा, लेकिन बेटा कहाँ से करेगा, बीच में से, कहाँ से करेगा, इसका नाम क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस, और एक ही स्ट्रैंड ब्रेक होगा इसमें। व्हाट इज एक्सो, टर्मिनल एंड ब्रेक होगा। व्हाट इज एंडो, कहीं बीच में से कट होगा वो, लेकिन एक ही स्ट्रैंड होगा। ये तेरा न्यूक्लियस का कंसेप्ट है।
एक्सो और एंडो, एक्सो और एंडो। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूं यहां से। लेकिन ये जो नाम है बेटा, एक्सो अलग चीज है, एंडो अलग चीज है, लेकिन जो आरी नाम है ये थोड़ा अलग है। आरी का फुल फॉर्म क्या है? इसका काम अलग है। इसके काम क्या है पता है क्या? इसका सिंपल सा फंडा है बेटा, तेरे पास अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तेरे पास अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रैंड को यहां से कट करेगा, दूसरे को वहां से कट करेगा। इसका मतलब है दोनों स्ट्रैंड ब्रेक करता है। ये फर्क है इन तीनों में। एक्सो ने एक ही स्ट्रैंड ब्रेक किया, एंडो ने भी एक ही स्ट्रैंड ब्रेक किया, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके दो नाम है। एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल, आरई बोलना इसको सिंपली भाषा में। ये कितने स्ट्रैंड ब्रेक कर रहा है? दो स्ट्रैंड ब्रेक कर रहा है। फर्क है इनमें। ओके, याद रख इसे। इसको याद रख बेटा। हो गया? हो गया लिखना? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जब ये आरई इस डीएनए को ब्रेक कर रहा होता है, तब उसका कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है? ये बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? ये बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है वो? फॉस्फोडाइस्टर। याद रख, ये आरई कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। याद रख इसे। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? कुछ पल वही रुक, वही रुक जा। तो वैसे नहीं सुधरोगे। एक बार रिपीट कर, तूने क्या मतलब, तूने क्या मतलब, अभी हमने क्या यहाँ पे बात किया था? हमने इतना बोला था कि आरी कहाँ पे कट लगाता है? आरी कहाँ पे कट लगाता है? आरी वहीं पे कट लगाता है जहाँ पे कौन सा बैकबोन होता है डीएनए का। अब ये क्या है सर? बेटा ये क्या है? तुझे पता है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था हमने। फॉस्फोरस, शुगर, फॉस्फोरस, शुगर, फॉस्फोरस, शुगर। तुझे ये पता है? और इस शुगर के पास ये कौन है? नाइट्रोजन बेस, पता है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बराबर है बेटा। तो मैंने क्या बोला? मैंने सिंपल इतना बोला, फॉस्फोरस, शुगर और एडेनिन, इससे बनता वन न्यूक्लियोटाइड। ये दूसरा, ये तीसरा। बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड विच बॉन्ड? तुझे नहीं पता? ये पी एस बैकबोन है। कौन है ये? तो मैंने वही बोला ना, ये अपना जो आरी होता है, ये सीधा किस पे अटैक करता है? बैकबोन पे। कि नाइट्रोजन बेस पे अटैक करता है। दे आर नाइट्रोजन बेसेस। ये ए जी सी, ये कौन है? नाइट्रोजन बेस। यहाँ अटैक करता क्या? नहीं। वो कहाँ पे अटैक करता? बैकबोन। और बैकबोन में कौन सा बॉन्ड तोड़ता है? हाँ, वो बात करनी है मुझे। वो बैकबोन पे अटैक करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, ये टूट जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये क्या था? सर यहां से एक ही बात निकल आती है, इट ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, आर ई, और वो बैकबोन पे अटैक करेगा। और कुछ आयम भी नहीं यहां से। ओपन कर गेट।
नाउ नेक्स्ट चीज, आरी में और एक खासियत है। आरी जहां पे ब्रेक लगाता है ना बेटा, आरी जहां पर भी ब्रेक लगाता है, आरी जहां पर भी ब्रेक लगाता है उस सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसका नाम है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। क्या नाम है उसका? पैलिंड्रोम को टिक कर। आरी जहां पर भी कट लगाता है उस सीक्वेंस का नाम है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। सीक्वेंस का नाम क्या है? ये पैलिंड्रोम पता है क्या होता है? जैसे तो कहीं से भी पढ़ वो नाम सेम होगा। जैसे हम बोलते हैं मामा, इधर से पढ़ के उधर से पढ़, नाम तो एक ही है। और एक नाम है क न क, इधर से पढ़ के उधर से पढ़, चाचा। बराबर है। तो ये ऐसे नाम है जो सेम आते हैं। क्या ये नाम ऐसा ही है? एक बार पढ़ के देखा, या ये ऐसा ही है नाम, इधर से उधर से सेम? हाँ, कौन है वो? कौन है? मलयालम शहर का नाम है, लैंग्वेज है। कहाँ की लैंग्वेज है ये? मलयालम कहाँ से है? चलो, यहाँ पे मैं इतनी बात करूं, सर जहाँ पे ये ऐसा आएगा पैलिंड्रोम सीक्वेंस, वहीं पे आरी कट लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल हम क्लियर करते हैं। इसका छोटा एग्जांपल तुम्हारे किताब में लिखा है, ये देख बेटा, ये छोटा सा एग्जांपल है। इधर है 5 प्राइम GAA TTC। पढ़, 5 से 3 पढ़, 5 से 3 पढ़, क्या आएगा? वापस 5 से 3 पढ़, GAA TTC, इधर 3 आएगा ना, तो रिपीट कर, 5 to 3 पढ़, 5 to 3 पढ़। सीक्वेंस का नाम क्या है? पैलिंड्रोम। अगर ऐसा है तो ही आरी काम करता है, अदरवाइज नहीं करता है। समझा मैंने क्या बोला? तो ओके, एग्जांपल टिक कर वो एक किताब में से, GAA TTC, इट्स अ कंप्लीटली अ पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो आरी कौन से सीक्वेंस पे काम करता है बेटा? हाँ, जहां पे वो सीक्वेंस है वही वो कट लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाता कट वो। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, अलग अलग तरह के आरी है। ALU1, HAE3, BAM-H1, HINT3, EcoR1। तो ये कुछ चीजें हैं। इसका जो फोटोग्राफ है मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। यही एक्स्ट्रा में आता है। इस चैप्टर से 2 चीज़ें एक्स्ट्रा में आती है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम जो एक्स्ट्रा से आता है, और एक वेक्टर के नाम जो एक्स्ट्रा से आता है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। समझा मैंने क्या बोला? 2 ही चीज़ें एक्स्ट्रा में आएगी, एक ये आरी के नाम, NCERT में है क्या? देखो इतने नाम नहीं होंगे, नहीं होंगे, और वेक्टर के नाम अलग अलग। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, सुन बेटा, पहले EcoR1 का एग्जांपल ले ले, फेमस एग्जांपल है EcoR1। तूने अभी अभी एक सीक्वेंस पढ़ा था पैलिंड्रोम का, कौन सा था वो? GAA TTC। वापस पढ़। तो EcoR1 का एक ही काम है, पहले वो सीक्वेंस को पहचाने का, GAA TTC। दूसरा इसका काम ये है कि वो कहाँ पे कट लगाएगा? G और A के बीच में। कहाँ पे? स्पेशली कट कहाँ पे उसका? ये डायग्राम अगर एग्जाम में आती है, ये डायग्राम तुझे पहचानना पड़ेगा, ये कौन सा आरी है जिसको कट कर रहा है, वो EcoR1 है। HINT3 कहाँ पे कट लगा रहा है? A और A के बीच में। BAM-H1 कहाँ पे लगा रहा है? G और G के बीच में। उसके बाद में HAE3 कहाँ पे लगा रहा है? G और C के बीच में। और ALU1 सेम।
समझा है क्या था? इसकी लिस्ट भेजूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं तुझे यहाँ पे। इसमें मैं सिर्फ दो बातें बोलूंगा, ये दो बातें क्या है सुन। ये है कट कैसे लगाते हैं आप, और उससे कट से क्या बनता है। बेटा जब भी तू कट लगाता है ना, दो प्रकार के वहां पे तुझे रिजल्ट मिलेंगे। एक का नाम है ब्लंट एंड और दूसरे का नाम स्टिकी एंड। अब ये क्या है सर, समझ ले। व्हाट इज ब्लंट एंड, व्हाट इज स्टिकी एंड। पहला एग्जांपल लेते हैं, ALU1 AGCT बोला उन्होंने। सुन बेटा, AGCT AGCT, यहां मैं ड्रॉ करूंगा ब्लंट एंड। सर ब्लंट एंड कैसे होगा, सुन लेना। कट कहां पे लग रहा है बेटा, बता कट कहां पे लग रहा है, किसके बीच में। जब ये कट लग जाएगा ना, जब ये कट लग जाएगा ना, तो वहां पे दो टुकड़े होंगे। ये पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा। आपको नहीं लगता दोनों टुकड़े सेम है? समझा क्या, बीच में से कट हुआ ना, तो कौन सा एंड बना, वो ऐसे बनते हैं एंड, ये बॉक्स और ये बॉक्स। कट कहाँ से लगा, सीधा बीच में से लगा, कौन सा एंड बना, ब्लंट एंड। यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देख ले। ये पहला एंड, ये दूसरा एंड, हो गया कट बीच में से। कौन सा एंड बना बेटा, ब्लंट एंड। कौन सा एंड बना, ब्लंट एंड। मतलब एकदम सिमेट्री में आते हैं, वो सिमेट्री में आते हैं ब्लंट एंड। यहाँ पर भी कौन सा एंड बन रहा है, कौन सा एंड बन रहा है, ब्लंट एंड। लेकिन मैं दूसरे एंड की बात करूंगा, स्टिकी एंड। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इको R1 का, इको R1 का है स्टिकी एंड। स्टिकी एंड का मीनिंग क्या है सर, समझाते हैं, ध्यान दे इधर, समझाते हैं। GAATTC, GAATTC। अब मेरी बात समझना, इसका मीनिंग क्या है समझ लेना। देख ले, कहाँ पे कट लग रहा है इको R1 में, कहाँ पे कट लग रहा है, G और A के बीच में ना। जब ये कट लग जाएगा ना, जब ये कट लग जाएगा, जब ये कट लग जाए, रिजल्ट आपके सामने है। एक ऐसा आएगा टुकड़ा, ये टुकड़ा ऐसे आएगा, और दूसरा जो टुकड़ा होता है वो इस तरह ऐसे आएगा। है फर्क अभी, इसमें फर्क है। तो ये कौन सा एंड बन रहा है, स्टिकी एंड। इसको तू अगर सेपरेट करेगा, इसको तू अगर सेपरेट करेगा, तो सेपरेशन के बाद वो ऐसा दिखाई देगा तुझे, एक ऐसा मिलेगा। इसको तू अलग करना, ऐसे अलग कर दे, अलग के बाद वो तुझे ऐसे मिलेगा। क्लियर हुआ बेटा, कौन सा एंड है ये, स्टिकी एंड। और इसके पहले जो तुझे मिले थे वो एज इट इज दो सिमिलर बॉक्स, वो क्या था, ब्लंट एंड। बस तू इतना लिख किताब में कि ALU1 एंड HAE3 इससे ब्लंट एंड मिलता है, बाकी ये तीन जो है बचे हैं उससे मिलता है स्टिकी एंड, इतना लिख लो। जगह है बैठने को, आगे है ना जगह इधर, ये क्या खाली जगह पड़ी है इधर, इधर आ जाओ।
समझा सर? ये एंड कौन से थे? एक का नाम स्टिकी एंड था, दूसरे का नाम ब्लंट एंड था। लिखना हो गया सभी का? चलो आगे बात करते हैं। बोल, इको R1 का कौन सा सीक्वेंस था वो पैरेंड्रम वाला? GAA-TTC। मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करके ये दिया है बेटा। दो प्रकार के एंड होते हैं, उसमें एक फेमस एंड कौन सा है? स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड है। सुन, ये जो करामत किया है ये आरी की वजह से है। आरी ने क्या किया? आरी ने क्या किया? इधर एक डीएनए था, उसको भी कट किया, स्टिकी एंड बनाया। सुन, आरी ने क्या किया? इधर एक डीएनए था, उसको कट किया, इस तरह से एंड बनाया। और उसी आरी ने यहाँ पर भी कट लगाया, यहाँ पर भी कट लगाया। हाँ, आरी ने यहाँ पर भी कट लगाया, यहाँ पर भी कट लगाया। हाँ, उससे क्या होगा? जब ये दोनों मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे देख। ये दोनों को कंबाइन करना है, हमें आरडीएनए बनाना है। क्या बनाना है? आरडीएनए। तो आरी ने क्या किया? इधर भी कट लगाया और इधर भी कट लगाया और इनको जोड़ा। बेटा जब इनको जोड़ा तो वो ऐसा कुछ होगा। फिलहाल देख ले तू। इनको जब जोड़ा तो वह कुछ इस तरह होगा। कुछ लॉजिक लगा मैंने क्या ड्रॉ किया? तो हाँ, कुछ समझा क्या? इधर का डीएनए तोड़, उधर का डीएनए तोड़, बाद में दोनों डीएनए को जोड़ दे एक जगह पे, एक जगह पे। और ये जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे सिर्फ इतना बोलना था यहाँ पे। ये डायग्राम नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में नहीं आती वो। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, पहले दोनों डीएनए को तोड़ना पड़ता है, बाद में उनको जोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए आरी यूज कर, जोड़ने के लिए लाइगेज यूज कर। बस इतना मुझे बोलना था। समझा तुझे मैंने क्या बोला? और पता ये कब होता है? ये तब होता है जब तेरे पास कोई डीएनए हो, जब तेरे पास कोई डीएनए हो और इसकी मुलाकात तू किसी वेक्टर के साथ करवा रहा है। तुझे पता है वेक्टर के अंदर इस डीएनए को ऐड करते हैं अपन। समझा मैंने क्या बोला? तो ये कंसेप्ट पता है कैसे आएगा? ये कंसेप्ट ऐसे आता बेटा। तेरे पास एक वेक्टर है, तेरे पास एक वेक्टर है, तो तू सबसे पहले क्या करेगा? वेक्टर को तोड़ेगा, वेक्टर को तोड़ेगा। और वेक्टर को जब तोड़ेगा ना, उसके भी तुझे यहाँ पे मिलेंगे इस तरह के स्टिकी एंड। कुछ लॉजिक लगा ये स्टिकी एंड कैसे हुए? तो पता है ना, इसका एक अनपेयर्ड हुआ एरिया, दैट इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड। इसका भी अनपेयर्ड हुआ। पता है ना स्टिकी एंड का मीनिंग क्या है? स्टिकी एंड ऐसे होते हैं जैसे तू यहाँ समझ रहा है। देख, इसका एक एरिया क्या है? खाली है, अनपेयर्ड। इसका एक एरिया क्या है? खाली है, दैट इज कॉल्ड एज अनपेयर्ड, इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड। कौन सा एंड हुआ ये? स्टिकी एंड। तूने वेक्टर को कट किया, बराबर कर दिया सर। सेम कहानी बेटा तेरे जीन के साथ है जो तू लेगा। कौन सा जीन सर? इस तरह का जीन, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था। ऐसा तूने ब्रेक किया इसको भी। तुझे पता है ना ये कौन सा एंड है? अनपेयर्ड स्टिकी एंड। नहीं समझ रहा है तो यहाँ देख ले, ऐसे ये ऐसे होता है, ये ऐसा समझ ले। ये कौन सा? ये देख, ये देख, ये मैच कर रहा है उसका, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हिस्सा है। ये कैसा है? अनपेयर्ड। ये कैसा है? अनपेयर्ड। सेम कहानी यहाँ पे है, इसको इसको जोड़ दे तो बाद में। मतलब क्या करेगा? एक कट तूने कहाँ पे लगाया? वेक्टर पे। एक कट तूने कहाँ लगाया? तेरा डीएनए पे, जो फॉरेन डीएनए है। सेम कहानी।
अब ये फॉरेन डीएनए और ये एक में को स्टिक कर दे, एक में को स्टिक कर दे। स्टिक कैसे? मैं ऐसे करूंगा, वो एक पीला कलर का पोर्शन, पीले कलर का पोर्शन, मतलब ये हिस्सा ऐसा आएगा, और ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लाइकेज। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगा ये कैसे हो रहा है, बस इतना याद रख, सेम एंजाइम दोनों तरफ कट लगाएगा, सेम एंजाइम। जैसे इको आर वन लिया मैंने, इको आर वन वेक्टर को भी तोड़ेगा और वही इको आर वन फॉरेन डीएनए तोड़ेगा, बराबर है। बाद में जोड़ने का काम कौन कर रहा है इधर? लाइगेंड्स। बस इतना याद रख। लेकिन इसलिए होता है ये, तूने स्टिकी एंड क्यों बनाया? ताकि ये जुड़ सके ये दोनों। तुझे पता है ये हरे कलर का वेक्टर है और पीले कलर में कौन है? फॉरेन डीएनए। इसको अगर कॉम्बिनेशन किया तूने, कंबाइन किया, इसका नाम अभी क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या नाम है इसका? आर डीएनए बोलते हैं इसको, या आर वेक्टर बोलना है इसको। ओके, हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। ये डायग्राम है, अब देख ले डायग्राम में क्या मीनिंग लिखा है, उन्होंने क्या दिया है डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम है ना एनसीईआरटी में। हाँ चल सुन, ये डायग्राम में क्या लिखा उन्होंने। बेटा मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि मुझे क्या बोलना है, देख ले इधर। तू एक काम करेगा, सुन ले बेटा, सबसे पहले फॉरेन डीएनए लेगा तू। कौन लेगा? ये देख ले ब्लू कलर में कौन सा डीएनए? फॉरेन डीएनए लिया तूने। और इधर कौन लिया तूने? पहले इधर देख लो पहले, ये कौन है? ये कौन है? वेक्टर का एग्जांपल कौन है? प्लाज्मिड। हाँ सर। अब एक काम कर, एक एंजाइम ले ले, उसका नाम क्या है? आरी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया तूने, उस आरी को इसके ऊपर भी छोड़ा, इसके ऊपर भी छोड़ा और उसके ऊपर भी छोड़ा, दोनों के ऊपर छोड़ा एक ही आरी को। उस आरी ने कहाँ पे कट लगाया? फॉरेन डीएनए के ऊपर कट लगाया, प्लस किसको तोड़ा? समझा क्या? आरी का मेन काम क्या है? कट लगाना। आरी ने किसको ब्रेक किया? प्लस किसको ब्रेक किया? हो गया बेटा? हाँ, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोला मैंने? सेम, दोनों को तोड़ेगा सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कटिंग बोथ द फॉरेन डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए स्पेसिफिक पॉइंट, बराबर है। हाँ। तो एक ही आरी ने सब दोनों को तोड़ा। उसके बाद एक काम कर, उसने जोड़ने का काम कर। यहाँ से एक टुकड़ा ले फॉरेन डीएनए का, यहाँ से जो तुझे चाहिए, जिस जो तुझे कैरेक्टर चाहिए ना, वो डीएनए तू ले। तूने यहाँ से एक डीएनए लिया, ये वाला, प्लस इधर से कौन ले? वेक्टर। और इनको यहाँ पे क्या तू लाइगेट कर, मतलब जोड़ दे। दिख रहा है बेटा ये वेक्टर, जिसमें आधा पोर्शन ब्लू कलर का है। क्या लिखा उन्होंने? इनको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम? लाइगेज ने क्या किया? फॉरेन डीएनए जोड़ा। कहाँ पे? अब इसका नाम क्या होगा? प्लाज्मिड मत बोलना इसको, ये कुछ अलग बन गया। नाम क्या है? समझा? समझ में आया? अब किसको ऐसे रखेगा क्या? नहीं, इसको तो रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब एक के दो, दो के चार बनाएगा। इसके लिए अकेला तो रेप्लिकेट होगा नहीं है, इसको जो यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा किसी के अंदर, तब जाकर रेप्लिकेट होगा। बाहर तो रेप्लिकेट होगा नहीं वो, बराबर है। इसको रेप्लिकेट करने के तेरे पास दो तरीके हैं। एक तो इसको पीसीआर मशीन में ऐड कर दे। कौन सी मशीन? या फिर सीधा इसको बैक्टीरिया के अंदर भेज दे। किसके अंदर? पता है क्यों? पता है, बैक्टीरिया क्या होगा? रेप्लिकेट। तो साथ में कौन होगा? ये भी रेप्लिकेट। तूने इसको बैक्टीरिया में क्यों भेजा? क्योंकि बैक्टीरिया पता है ना क्या करता है? रेप्लिकेशन। तो साथ में किसका रेप्लिकेशन होगा? इसका भला हो जाएगा, इसका भला हो जाएगा। ऐसा है ये कंसेप्ट। तुझे बस इतना याद रखना है, पहले इन दोनों को तोड़ एक ही एंजाइम से, बाद में इनको जोड़। बस यही इंडिकेशन है इस पूरे डायग्राम का। समझा क्या कंसेप्ट था ये? ओके। उसमें और एक डायग्राम थी ना स्टिकी एंड की। हाँ, कौन सी नंबर है वो? हाँ, एक बार 9.1 देखो, तुमको क्या समझ रहा है उसमें। बेटा एक बार 9.1 देख ले, वही है तोड़ना जोड़ना। एनसीईआरटी से 9.1 देख ले। ये नई एनसीईआरटी है कि पुरानी है? न्यू। तुम्हारे पास पुरानी है? पुराने में कौन सा नंबर है? 11.1।
पुरानी में 11.1। देख लो क्या समझ रहा है तुमको, पहले स्टिकी एंड बाद में ज्वाइनिंग। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ लो? वो उसमें रेड कलर में कौन है, फॉरेन डीएनए है कि वेक्टर डीएनए है? और ब्लैक कलर में? हाँ। हाँ चलो सुनो, अम, क्या बता रहे ये देख लो। सुन बेटा, सुनो इधर ध्यान दो, क्या बोला उन्होंने अब तक। उन्होंने बोला, बेटा ध्यान दे इधर, उन्होंने बोला आपने एक डीएनए लिया था सर। हाँ लिए थे। उसके ऊपर आपने आरी छोड़ा सर। बेटा ये फॉरेन डीएनए की बात कर रहे हैं, ये फॉरेन डीएनए की बात कर रहे हैं। फॉरेन डीएनए लिया तूने, इसके ऊपर आरी छोड़ा, आरी की वजह से इसके टुकड़े हो गए, अलग अलग टुकड़े हो गए, अलग अलग साइज के टुकड़े हो गए। अब तेरा ये काम है, इन टुकड़ों को साइज के हिसाब से अरेंज कर, इन टुकड़ों को साइज के हिसाब से अरेंज कर। तुझे पता है इनको अगर साइज के हिसाब से अरेंज करना है, तेरे पास एक ही टेक्निक है। नाम क्या है टेक्निक का? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक ही टेक्निक है ना। और टेक्निक में तुझे पता है क्या हुआ था, पढ़ा था ना हमने उस वक्त। ये कब गया टॉपिक? वो डीएनए फिंगरप्रिंट के बाद। तूने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें क्या किया तूने? तूने एक जेल लिया था। कौन लिया था? जेल। तूने एक जेल लिया था, इस जेल के ऊपर तूने डीएनए के टुकड़े छोड़ दिए थे। इस जेल के ऊपर तूने डीएनए के टुकड़े छोड़ दिए थे। अब मैं पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इस जेल जो बनी है, यहाँ पे लिखा है सब कुछ, ये जेल बनी अगारोज जेल से। कौन सी जेल? जो मिलती है समंदर से, सी वीड्स। कौन सी जेल? अगारोज। जो कहाँ से आती है? सी वीड्स। ये जेल है वो, इसके ऊपर तूने डीएनए को छोड़ा था। उसके बाद में तुझे पता चला, ये जेल के ऊपर जब सेपरेट हुए वो डीएनए, पता चला जो छोटे टुकड़े हैं डीएनए के वो सामने आए, उससे बड़े डीएनए पीछे रह गए, उससे और बड़े डीएनए और पीछे रह गए। मतलब जिस डीएनए की लंबाई ज़्यादा है वो पीछे रह गए, जिसकी लेंथ कम है वो आगे, और सबसे जो छोटे रहते हैं डीएनए वो सबसे आगे रहते हैं। क्या पता चला इस टेक्निक से? सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड अकॉर्डिंग टू साइज। बराबर है बेटा? पता है ना इसके लिए तूने क्या यूज किया था, वो टेक्निक पूरा वो लास्ट टाइम समझाया था मैंने आपको। पता है ना, इसको एक सर्किट ज्वाइन करना पड़ता है, यहाँ पे वो बैटरी ज्वाइन करनी पड़ती है। इधर कौन सा चार्ज था? निगेटिव इधर था। मुझे पता है डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, डीएनए हैज, तो कहाँ भागेगा वो? भागते समय क्या होगा बता? डीएनए जब भाग रहा है पॉजिटिव की तरफ, भागते समय क्या होगा? छोटे मॉलिक्यूल आगे आएंगे, बड़े मॉलिक्यूल। हाँ। अब ये जो है ना, तुझे दिखना है, आंखों से देखना है, ये दिखता नहीं आंखों से, तो बता आंखों से देखने के लिए क्या क्या करेगा? तो सबसे पहले इसके ऊपर एक केमिकल ऐड करेगा, इसके ऊपर एक केमिकल ऐड करेगा। केमिकल का नाम क्या है? इसके ऊपर एक केमिकल ऐड करेगा, केमिकल का नाम ईटीबीआर। व्हाट इज ईटीबीआर? तो पहले केमिकल ऐड करेगा ईटीबीआर। ईटीबीआर से क्या होगा? ये जो बैंड्स है वो देखना शुरू हो जाएगा। उसके लिए और एक चीज है, उसके लिए तुझे यहाँ पे कौन सा लाइट यूज करना पड़ेगा? तो यूवी लाइट में तू देखेगा ना, तुझे ऑरेंज कलर के बैंड देखने को मिलेंगे। ऑरेंज कलर के बैंड देखने को मिलेगा, कलर आता है एग्जाम में। केमिकल का नाम इथिडियम ब्रोमाइड। उससे तुझे ऑरेंज कलर के बैंड देखने को मिलेगा। समझा बेटा? हाँ, ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे पढ़ सकता है। सिर्फ मुझे यहाँ पे बताना क्या है वो देख ले, मुझे यहाँ बताना क्या है वो देख ले। हाँ, एक टेक्निक है इल्यूशन, वो टिक कर, इल्यूशन टिक कर बेटा। सुन, इल्यूशन टिक कर। सर ये क्या है? कुछ नहीं, तूने एक जेल लिया था, ये जेल है अभी भी, इसके ऊपर डीएनए के टुकड़े हैं, इसके ऊपर डीएनए के टुकड़े हैं, इसके ऊपर डीएनए के टुकड़े हैं। तो एक काम कर, एक काम कर, कोई भी टुकड़ा यहाँ से हटा दे, कोई भी टुकड़ा यहाँ से हटा दे, यहाँ से टुकड़ा निकालना, मतलब जेल में से टुकड़े को बाहर निकालना, जेल में टुकड़े को बाहर निकालना। इस बाहर निकालने वाले स्टेप का नाम क्या है? इल्यूशन। तो व्हाट इज इल्यूशन? कि आप डीएनए के टुकड़े को वहां से बाहर हटा रहे हैं। क्यों सर? क्यों सर? ताकि मैं इस टुकड़े को, इस टुकड़े को मैं किसके अंदर ऐड करूं? वेक्टर के अंदर। किसके अंदर? ताकि मैं वहां पे बेटा क्या बना सकूं? ताकि मैं वहां पे क्या बना सकूं? ताकि मैं वहां पे क्या बना सकूं? आरडीएनए। समझ आया? मैं क्लियर हुआ ये क्या था? के क्लियर हुआ? व्हाट इज इल्यूशन? जेल में से डीएनए के टुकड़े को बाहर निकालना। क्यों निकाल तूने बाहर? ताकि इस टुकड़े को तो प्यूरिफाई कर सके और बाद में कहाँ पे ऐड कर सके? वेक्टर के अंदर। उससे क्या बनेगा? आरडीएनए। इसे बोलते हैं इल्यूशन। समझा? ये वेक्टर है, ये आरडीएनए है, और इस स्टेप का नाम है इल्यूशन। याद रखो इसे। तो डीएनए को सेपरेट कैसे किया तूने? इल्यूशन से। कैसे किया? इल्यूशन। अरे नहीं, वैसे तो है ये। नहीं नहीं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है उनके साइज के हिसाब से कैसे लगाया तूने? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। हो गई क्या स्टेप? हाँ, ये लास्ट स्टेप थी ना? हाँ, ये लास्ट स्टेप थी। कितने पॉइंट हो गए आज? टूल्स हो गया ना? टूल्स मतलब नंबर कौन सा टूल्स था? वेक्टर का नंबर कौन सा है? 9.2.2। हाँ हाँ, हो, बरोबर। क्लोनिंग वेक्टर है, थोड़ा टॉपिक, बड़ा टॉपिक है ये। इसकी शुरुआत मैं कल ही करूँगा, क्योंकि कंटिन्यू चाहिए मुझे क्लोनिंग वेक्टर। कल फिनिश होगा, क्योंकि आईएमपी टॉपिक है, उसमें डायग्राम पढ़नी हमें पीबीआर की। एट 15 तक आ जाना तुम कल, उससे लेट मत होना।